मौत, अंधेरा, बर्बादी और विनाश फिर से लौट आ रहे हैं नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल एनिमेटेड सीरीज कैसलवेनिया नॉकटर्न के शानदार रहस्यमयी गॉथिक अंदाज के साथ। कोनामी के बनाए गए मशहूर एक्शन स्लैश हॉरर आरपीजी गेम फ्रेंचाइजी ने 20 सालों तक अपनी छाप छोड़ी और 2017 के दौरान इसे एक नए नेटफ्लिक्स की सीरीज के रूप में वापस हमारे सामने लाया गया। इस फ्रेंचाइजी ने 4 अलग अलग सीजन्स के जरिए अपनी कहानी को सबके सामने रखा। ये कहानी बेलमोंट परिवार के वैम्पायर हंटर्स की विरासत और ड्रैकुला के बीच की लड़ाई के इर्द गिर्द घूमती है। कैसलवेनिया सीरीज ने गॉथिक हॉरर और इस जैसे दूसरे थीम्स को काफी प्रभावित किया। अभी जो कैसलवेनिया नॉकटर्न रिलीज हुई है ये ओरिजिनल सीरीज का एक फॉलो अप है और इसे 2 गेम्स रॉन्डो ऑफ ब्लड और सिम्फनी ऑफ द नाइट का एक कोलाज कह सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो में सीजन 1 के इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट्स का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। पहली कैसलवेनिया एनिमेटेड सीरीज ने अपना प्रभाव काफी तेजी से बनाया था क्योंकि ये ड्रैकुला की पत्नी लिसा की दुखद मौत के साथ शुरू होती है जिसने ड्रैकुला को इंसानियत के खिलाफ बदला लेने पर मजबूर कर दिया था। बिल्कुल वैसे ही नॉकटर्न अपने पहले एपिसोड अ कॉमन एनिमी इन ईविल की शुरुआत एक और दुखद घटना के साथ करता है जो इस बार बेलमोंट परिवार से जुड़ी है। ये किस्सा 1783 के बॉस्टन में शुरू होता है जब देश अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर के खत्म होने का जश्न मना रहा होता है। वैम्पायर हंटर जूलिया बेलमोंट अपने छोटे बेटे रिक्टर को फ्रांस भेजने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि वो मानती है कि उसका बेटा उसके मौसी टेरा के पास ज्यादा सुरक्षित रहेगा। जूलिया रिक्टर दोनों स्पीकर्स के शक्तिशाली वंशज है जो अपने जादू और तत्वों को नियंत्रित करके मॉन्स्टर से लड़ते हैं। ये शक्ति उनके पूर्वज साइफा से आई थी जो एक बहुत शक्तिशाली स्पीकर थी। रिक्टर अपनी माँ की मदद करने को तैयार होता है पर जूलिया चाहती है कि वो ये जंग ना लड़े। लेकिन उसी वक्त उन पर ऑलरॉक्स एक शक्तिशाली एज़टेक वैम्पायर हमला कर देता है। ऑलरॉक्स जूलिया से बदला लेना चाहता है क्योंकि उसने उसके करीबी किसी को मार दिया था। जूलिया बहादुरी से लड़ती है पर आखिरकार उस वैम्पायर के हाथों मारी जाती है। छोटा रिक्टर ये सब देखकर शॉक के कारण एक ट्रांस स्टेट में चला जाता है और ऑलरॉक्स उसकी जिंदगी बख्श देता है। अपनी माँ की मौत देखने के बाद रिक्टर इतना घबरा जाता है कि अपने जादू का इस्तेमाल करने की शक्ति खो देता है। सीना बदलकर हमें 1792 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के शुरुआती दिनों में ले जाता है। वेस्टर्न फ्रांस के छोटे से गांव मशकूल में कहानी शुरू होती है जहां रिक्टर अपनी मौसी टेरा रेनेट और उनकी बेटी मरिया जो दोनों स्पीकर्स है उनके साथ रह रहा है। देश एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है और इसी बीच खूनी बुर्जुआ यानी ऊंचे वर्ग ने चुपके से सचमुच के खून चूसने वाले वैम्पायर्स के साथ हाथ मिला लिया है ताकि क्रांति को दबा दिया जा सके। रिक्टर और मरिया एक क्रांति मीट के दौरान हमला करने वाले वैम्पायर्स के झुंड के खिलाफ लड़ते हैं। उनमें से एक अटैकर एक वैम्पायर्स के मसीहा का जिक्र करता है जिसका आना इस देश के लिए विनाश लेकर आएगा। रिक्टर और मरिया उस वैम्पायर की पहचान को लेकर हैरान है। दोनों फादर इमैनुअल जो लोकल एबट है उन्हें अपने शक के बारे में बताते हैं और उनका मानना है कि टाउन के मार्क्वी के शाटू में वैम्पायर्स छुपकर बैठे हैं। उस रात रिक्टर और रेनेट के परिवार पर नाइट क्रीचर्स का एक झुंड हमला कर देता है। ये मॉन्स्टर्स मरे हुए इंसानों के शैतानी रूप होते हैं। रिक्टर और उनका परिवार उन अनडेड क्रीचर्स के खिलाफ लड़ रहे होते हैं तभी 2 अजनबी एनेट और एडवर्ड आकर उनकी मदद करते हैं। पहचान करने के बाद पता चलता है कि ये दोनों करीबियन आइलैंड सेंट डोमिंगो से फ्रांस आए हैं। एनेट एक शक्तिशाली सॉर्सरेस है जो अफ्रीकन गॉड्स ओगुन और अरुणमिला की वंशज होने की वजह से अपनी शक्तियों को इनहेरिट करती है। एडवर्ड एक ओपेरा सिंगर है जिसने एनेट को उसके स्लेव मास्टर से भगाने में मदद की थी। एनेट बताती है कि उसके मास्टर सेसिल ने उसे कहा था कि फ्रांस में बेलमोंट के साथ मिलकर वैम्पायर मसीहा का सामना करना होगा। ये मसीहा और कोई नहीं बल्कि काउंटेस एलिजाबेथ बैथरी है, एक अत्याचारी और सैडिस्टिक मास्टर वैम्पायर जिनकी शैतानी के कारनामे लेजेंड बन चुकी है। टेरा बैथरी का नाम सुनकर हिल जाती है और अपना भयानक इतिहास बताती है। रशिया में बैथरी और उसके साथी ट्रोल्टाजेंटस ने उसके स्पीकर्स के क्लैन को बेरहमी से खत्म कर दिया था और टेरा की बहन को किडनैप करके काफी भयानक तरीके से टॉर्चर किया था जिसे बाद में कैप्टिव अनडेड में बदल दिया गया। इस परिस्थिति की गंभीरता को समझकर ये वैम्पायर हंटर्स की छोटी सी टीम फैसला करती है कि वो मर्क्वी के शटरों का सर्वे करेंगे और अपने दुश्मन के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। दूसरी तरफ ड्रोल्टा बैथरी के प्लान को शुरू करने के लिए मशकूल भेजी जाती है। बैथरी का एम एक नई दुनिया का निर्माण करना है जहां वैम्पायर सबसे ऊंचे पद पर होंगे। ऊंचे वर्ग के साथ उसकी साझेदारी इस स्कीम की शुरुआत का संकेत देती है। रास्ते में एनेट अंदाजा लगाती है कि एक शक्तिशाली फोर्ज मास्टर जरूर होगा जो वैम्पायर्स की मदद कर रहा है नाइट क्रीचर्स बनाने में। इस शख्स की पहचान अगर कर ली जाए तो अनडेड आर्मी का रास्ता रोका जा सकता है। जब टीम शतो पहुंचती है एनेट अपने पुराने स्लेव मास्टर
कॉम्टी वो ब्लैक को देखकर गुस्से से भर जाती है। उसके बाद वैम्पायर्स के बड़े झुंड उन्हें घेर लेते हैं। टीम को वहां से भागना पड़ता है, लेकिन इस प्रोसेस पे एडवर्ड वैम्पायर्स के कब्जे में आ जाता है। कोई ऑप्शन ना होने की वजह से ग्रुप को उसे छोड़कर जाना पड़ता है और एनेट एडवर्ड की मदद के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराती है। इसी बीच ये पता चलता है कि एबे के डंजन ही नाइट क्रीचर्स को ट्रांसफॉर्म करने की जगह है और फोर्ज मास्टर और कोई नहीं बल्कि एबट खुद है। उसने सिर्फ चर्च के क्लर्गीज को सीक्रेट तरीके से इस शैतानी डील में शामिल ही नहीं किया, बल्कि बेथरी और उसके मकसद को सपोर्ट करने के लिए टेम्पलर नाइट्स की एक फौज भी तैयार की है। जब रेवोल्यूशन और रीजन के सामने लोगों का फेथ कम हो जाता है, तब एबट चर्च को बचाने के लिए शैतानी ताकतों के साथ साझेदारी करने के लिए भी तैयार होता है। वो फ्रांस के लोगों के सामने बेथरॉय को एक नए युग की जॉन ऑफ आर्क के रूप में पेश करना चाहता है, जो लोगों को सैल्वेशन देने आई है। एडवर्ड के लाश को एबे के डंजन में लाया जाता है और उसे एक नाइट क्रीचर में बदल दिया जाता है। दूसरी तरफ बेथरी के बुलाने पर ऑलरॉक्स फ्रांस आता है और वो एबी के नोबल जनरल मिजराक से आकर्षित होता है और उनके साथ रात बिताता है। एबे के शामिल होने की शंका करते हुए टीम वहां जाने का फैसला करती है। वहां उनका सामना ड्रोल्टा की फौज, नाइट क्रीचर्स और एबट के सोल्जर से होता है। रिक्टर का सामना एक बार फिर ऑलरॉक से होता है, जो उसके पीटीएसडी को ट्रिगर कर देता है। रिक्टर तब उस डंजन से भाग जाता है। टेरा, मरिया और अनेट को एबट की इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता चलता है, लेकिन उन्हें मजबूरी में घर लौटना पड़ता है। जब अनेट अपने बीते दुख भरे दिन याद करती है, तब रिक्टर अपने सबसे बड़े डर से भागने की कोशिश करता है। अनेट बताती है कि कैसे उसकी माँ को सिर्फ इसलिए वॉ ब्लैक ने निर्मम तरीके से मार दिया था क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा था। एक टाइम के बाद रिक्टर, जो काफी उदास और होपलेस था, अपने दादाजी जूस्ट से मिलता है। जूस्ट भी एक टाइम पे अपने मैजिक पावर्स खो चुके थे अपनों को खोने के बाद। जंगल में बेथरी के वैम्पायर्स उन दोनों को घेर लेते हैं। तभी रिक्टर के अंदर अपनों की रक्षा करने का जज्बा वापस से जाग जाता है और इस जज्बे के कारण उसकी छुपी हुई ताकत उभर कर बाहर आती है। रिक्टर अब सच में बेलमॉन्ट लेगेसी का असली वारिस बन जाता है। दूसरी तरफ अनेट ऑलरॉक्स और ड्रोल्टा की गुप्त बातें सुन लेती है और उसे पता चलता है कि बेथरी पुराने इजिप्शियन देवी सेखमेत की रीइंकार्नेशन है। बेथरी का प्लान है कि वो सूरज को हमेशा के लिए छुपा दे और धरती पर अंधेरे का राज ला दे। अपने रास्ते में अनेट का सामना वापस वॉब्लॉन्ग से होता है, जो उसका कभी मालिक था। अनेट उसे मारकर अपना बदला लेती है। उसके बाद वो अपने एस्ट्रल सेल्फ को स्पिरिट वर्ल्ड में भेजती है, अपने गुरु से फिर से ज्ञान लेने के लिए। एबट इमानुएल टेरा और मरिया के पास आता है और अपनी पुरानी धोखेबाजी के लिए माफी मांगता है। तभी एक राज सामने आता है। इमानुएल ही मरिया का असली पिता है। रिक्टर घर लौटकर अनेट और अपने परिवार से फिर से मिलता है और उनसे सुलह करता है। टीम डिसाइड करती है कि वो बेथरी के इविल प्लान्स को रोकेंगे। तभी ऑलरॉक्स आता है और उनका मदद करता है। इमानुएल का वो मैजिक टोम देकर, जिसका इस्तेमाल एबट नाइट क्रीचर्स को बनाने के लिए करता था। दूसरी तरफ बेथरी शटू पहुंचती है, जहां ब्रेन वॉश लोग उसे एक देवी की तरह ट्रीट करते हैं और उनके फेथ का नया सेवियर मानते हैं। मरिया, जो अपने पिता के पहचान से दुखी है, इमानुएल से मिलने एबी जाती है। ड्रोल्टा ये सब देख लेती है और मरिया और इमानुएल के रिश्ते को समझ जाती है। ये बात वो तुरंत बेथरी तक पहुंचा देती है। बेथरी अपनी लॉयल्टी को टेस्ट करने के लिए इमानुएल से कहती है कि वो अपनी बेटी मरिया को उसके लिए सैक्रिफाइस करे। इमानुएल एक मॉरल डिलेमा में फंस जाता है, लेकिन जब मरिया खुद एबे आकर अपने पिता को एक आखिरी मौका देती है वहां से भागने के लिए, तो इमानुएल अपने फैसले पर दोबारा सोचने लगता है। लेकिन अब वो अपने फेथ को बचाने के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो चुका है और अपनी ही बेटी को सैक्रिफाइस करने के लिए उसे पकड़ लेता है। मिजराक, जो ये सब देख रहा होता है, वो शॉक हो जाता है और अपनी फेथ को छोड़कर एबट की साइड से अलग हो जाता है। एनेट, रिक्टर और बाकी मेंबर्स के साथ मिलकर प्लान करते हैं कि वो बेथरी और उसके मिनियंस को हराएंगे। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी लास्ट फाइट के लिए तैयार हो जाए और अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए उन्हें सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आखिर में उनके दोस्तों के साथ जो रिश्तों का थोड़ा कंफ्यूजन था, वो रिजॉल्व हो जाता है और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक फाइनल शोडाउन के लिए तैयार होते हैं, जहां उनको बेथरी और उसके सपोर्टर्स का सामना करना पड़ता है। ये एपिसोड अपने आप में ही एक इमोशनल और एक्शन पैक्ड जर्नी बन जाता है, जिसमें अपने डर को जीतना, अपने परिवार और दोस्तों के लिए लड़ना और अपनी पूरी ताकत से अपनी डेस्टिनी को अपने हाथ में लेने का मैसेज दिया जाता है। ऑकल्ट किताब को पूरा पढ़कर टेरा ने ये जान लिया कि जो मशीन लाशों को नाइट क्रीचर्स में बदलती है, उसे वापस अपने ओरिजिन यानी नरक या हेल में भेजा जा सकता है और इस वक्त को इस्तेमाल करके वो हेल का एक पोर्टल भी खोल सकती है। सुबह होने पर मिज़राक हंटर्स को एबी के सिचुएशन के बारे में बताता है और तुरंत वो ग्रुप वहां मरिया और एडवर्ड को बचाने के लिए निकल पड़ता है। साथ ही वो हर चीज को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं जो शैतानी ताकतों को जन्म दे सकती है। इसी दौरान बेथरी अपने पावरफुल हेक्स का इस्तेमाल करके सूरज को छुपाने में कामयाब हो जाती है, जिससे संपूर्ण अंधेरे में धरती ढक जाती है और ये बेथरी को और भी ज्यादा ताकतवर बना देती है और वो अपने सेखमेत फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एबे में ड्रोल्टा और रिक्टर के बीच एक फाइट होती है। टेरा डंजन में एक पोर्टल बनाती है, जबकि एनेट अपने दोस्त एडवर्ड को देखने जाती है।
लेकिन एडवर्ड उसके साथ नहीं जाना चाहता क्योंकि वो पहले अपने साथी नाइट क्रीचर्स को वापस से सुधारना चाहता है। बेथरी एबी में घुसती है और तभी अनडेड के पक्ष में सारे टेबल्स टर्न हो जाते हैं, जहां वो आसानी से रिक्टर के सारे एफर्ट्स को रोक देती है। एनेट टेंशन में जाकर मशीन को हेल्प भेजने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाती है क्योंकि बेथरी का कंट्रोल हर मोमेंट के साथ और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। बेथरी मरिया को कैप्चर कर लेती है, जिससे वो अपनी अनडेड एसोसिएट्स बनाने के लिए वैम्पायर में कन्वर्ट करना चाहती है, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए टेरा अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है। सबसे बड़ा सैक्रिफाइस करते हुए टेरा को बेथरी वैम्पायर बना देती है और मरिया और बाकी हंटर्स को एबी से भागना पड़ता है। मिज़राक को ओलरॉक्स वक्त पर बचा लेता है और लगता है ओलरॉक्स को उसके लिए कुछ फीलिंग्स हो गई है, लेकिन ओलरॉक्स उसे एक सोललेस मॉन्स्टर समझता है और वहां से भाग जाता है। ड्रोल्टा उसके वैम्पायर्स की आर्मी हंटर्स का पीछा करते हैं और जैसे ही लगता है कि बेलमॉन्ट और उसके कॉमरेड्स मरने वाले हैं, एक चांदी जैसा चमचमाता स्वॉर्ड ड्रोल्टा के शरीर में घुसकर उसे मार डालती है। ये स्वॉर्ड वील्ड करने वाला होता है आलूकार्ड, जो एक डाम्पीर वैम्पायर ह्यूमन हाइब्रिड है, यानी ड्रैकुला व्लाड टेपेस और उनके बिलवेड वाइफ डॉक्टर लीसा का बेटा। ये लड़ाई बेलमॉन्ट के द्वारा जीतने के बावजूद बेथरी के पास ट्रांसफॉर्मेशन मशीन, फोर्ज मास्टर और इटर्नल डार्कनेस ये सब है, साथ ही अपने गॉडली पावर्स भी, जिससे वो हमेशा ह्यूमन हिस्ट्री को बदल सकती है। और अगले सीजन में ये देखा जाएगा कि कैसे उसके नए वर्ल्ड ऑर्डर के प्लान्स और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। सीजन 1 में कैसलवेनिया डॉक्टर ने इविल इनकार्नेट काउंटेस एलिजाबेथ बेथरी को सीरीज का सबसे बड़ा विलन बनाया, जो कि रियल वर्ल्ड काउंटरपार्ट एलिजेड सीरियल किलर एलिजाबेथ बेथरी से इंस्पायर्ड है। सीरीज ने इस कैरेक्टर को सुपरनैचुरल स्पिन दिया और उसे बनाया इजिप्शियन गॉडेस ऑफ वॉर सेखमेट, जो सिर्फ कुछ साधारण नॉस्फेराटू रिलेटेड पावर्स नहीं रखती थी, बल्कि रियलिटी मैनिपुलेशन जैसी हाई लेवल्स की एबिलिटीज भी उसके पास थी। सीजन फिनाले में एलिजाबेथ अपने रियलिटी वार्पिंग पावर्स का इस्तेमाल करती है सूरज को छुपाने के लिए, जिससे इटर्नल डार्कनेस बन जाती है, जो भविष्य में धरती को उसके अनडेड मॉन्स्टर सेना का साम्राज्य बना देगी। ये भी रिवील किया गया है कि उसका ग्रैंड प्लान है वैम्पायर्स को पावर के सेंट्रल पोजीशन पे लाना, पुराने दुनिया की मोनार्की, स्लेवरी और डिप्लोरेबल सोसाइटल हायरार्की को वापस लाकर इंसानों को अपने सब्जेक्ट्स में बदल करके उन पे हमेशा के लिए राज करना। उसके प्लान का स्केल ग्लोबल है क्योंकि रशिया को कंट्रोल करने के बाद उसने फ्रांस और बाकी के यूरोप को डोमिनेट करने का प्लान बना लिया है और अब वो नए बने इंडिपेंडेंट यूएसए पर अपना कंट्रोल जमाना चाहती है। अपने इविल स्कीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए उसके पास ट्रांसफॉर्मेशन मशीन भी है, जो लाशों को नाइट क्रीचर्स में बदलती है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उसका प्लान अगले सीजन्स में कैसे अनफोल्ड होता है, जो होपफुली इस यूनिवर्स के वर्ल्ड मिथोलॉजी एलिमेंट्स को भी नैरेटिव में लाएगा। अपने बाप ड्रैकुला को प्रैक्टिकली मारने के बाद आलूकार्ड डिप्रेशन में चला गया था और ट्रेवर बेलमॉन्ट और साइफा के गुजर जाने के बाद धीरे धीरे वो आइसोलेशन में चला गया। आखिरकार आलूकार्ड को इंसानी कम्युनिटी में वापस से कंपनी मिली और उसने उन्हें प्रोटेक्ट करने का फैसला किया। अब जब बेथरी का वर्ल्ड डोमिनेशन प्लान ऑलरेडी इफेक्ट में है, तो हंटर्स को जितनी मदद मिल सके उतनी चाहिए होगी और इस सिचुएशन में ड्रैकुला का बेटा आलूकार्ड उनकी मदद करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। फादर इमैनुअल की माने तो वो अपने सारी हीनियस एक्ट्स जो वो बेथरी के लिए करता है उनको जस्टिफाई करता है भगवान का नाम देकर। जब साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आए तो लेट 18th सेंचुरी में इंसानियत ने ऑलमोस्ट अपनी फेथ खो दी थी और रेवोल्यूशन का स्पिरिट चर्च की इंपॉर्टेंस को बहुत कम कर चुका था। इसलिए पैथेटिक, डेस्परेट और डिप्लोरेबल लोग जैसे इमैनुअल अपनी फेथ को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए, चाहे उसके लिए उन्हें डेविल के साथ सौदा ही क्यों ना करना पड़े। ये एक्चुअली वैसा ही है जैसे चर्च ने पहले भी ऑपरेट किया था। मिडिल एजेस में बारबारिक प्रैक्टिसेस से लेके कॉलोनाइज नेटिव लोगों पे अत्याचार करके और पावर का अब्यूज करके ये इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी डेविल का कारखाना बन चुका था। नॉक्टर्न ने बस इसे लिटरल तरीके से दिखाया है। ये तब दिखाई देता है जब उसने अपनी बेटी मरिया को बेथरी को सैक्रिफाइस करने का फैसला लिया। अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए ये एक क्रूकेड रीटेलिंग है अब्राहम के सैक्रिफाइस की, जब उसने अपने बेटी आइजैक को ईश्वर के लिए सैक्रिफाइस किया था और तब टेरा को अपनी जान देकर अपनी बेटी की जिंदगी बचाने का डिसीजन लेना पड़ा। टेरा को बेथरी के ब्रूटैलिटी का पूरा पता था क्योंकि उसकी बहन को उसने उस ब्लड सकिंग मॉन्स्टर में बदल दिया था जिसे उसने अपने हाथों से मार दिया था और वो नहीं चाहती थी कि वही फेट उसकी बेटी का भी हो। अपने आप को बेथरी के हवाले करके टेरा वैम्पायर बन जाती है और ये जरूर एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा रिक्टर, मरिया और एनेट के लिए जब वो भविष्य में उसे फेस करेंगे। इस पॉइंट के बाद चर्च का रोल और भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा इस पूरे नैरेटिव में, क्योंकि अब देखना ये होगा कि इमैनुअल और कितना अंधेरे में जाता है और क्या वो बेथरी को अलाउ करेगा कि वो रिलीजियस ऑर्डर को कल्ट गवर्नेंस में बदल दे या फिर उसके अगेंस्ट खड़ा होकर अपना एक स्टैंड लेगा। ऊपर देखिए सेंट्रल प्लॉट लाइन के अलावा एनेट और एडवर्ड का भविष्य, पॉलिटिकल कंडीशंस और एक एज़टेक वैम्पायर के रूप में ओल्ड्रॉक्स का बैकग्राउंड, ये सब कुछ और एडिशनल नैरेटिव थ्रेड्स हैं जो अगले सीजन में शायद एक्सप्लोर होंगे। कैसलवेनिया गेम सीरीज की एस्टैब्लिश लोर के साथ इस पॉइंट के बाद और भी ज्यादा चीजें एक्सप्लोर की जा सकती है और होपफुली मेकर्स सोर्स मटेरियल का
पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल करेंगे उन्हें दिखाने के लिए। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। कैसलवेनिया नॉकटर्न के सेकंड सीजन से आपके एक्सपेक्टेशंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए वैसा ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।